नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, इससे पहले हमने क्रिया के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के अंग, वाक्य के भेदों के बारे में अच्छे से पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और आशा करेंगे आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं ये पढ़ने से पहले हम चाहेंगे आपको पता रहे कि वाक्य बनते कैसे हैं, है ना। वैसे हमने इससे पहले वाले जो भी वीडियोस है उसमें हमने बात कर रखी है वाक्य के बारे में, लेकिन फिर भी अब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि एक लाइन में उसको फटाफट से बता देते हैं। ठीक है, हमें पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बता देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ध्वनियाँ, वाक्य से पहले सबसे पहले हम सीखते क्या हैं, ध्वनियाँ उच्चारण करते हैं। जब छोटे से हम बोलना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ध्वनियों से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो भी हम ध्वनियाँ बोलते हैं, जैसे आ, ई, है ना, बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं वहीं से पढ़ना। तो सबसे पहले हम ध्वनियाँ सीखते हैं। ध्वनियों से बनते हैं वर्ण और अक्षर। ठीक है, वर्ण और अक्षरों में से हम अल्प विराम यानी शिरोरेखा के साथ जोड़ देते हैं तो वो बन जाते हैं शब्द। और खूब सारे शब्द जब व्यवस्थित रूप से लिखे जाते हैं, बहुत सारे शब्द जब व्यवस्थित रूप से लिखे जाते हैं तब वो बन जाते हैं वाक्य। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या हुआ, सबसे पहले ध्वनियों से बनते हैं वर्ण और अक्षर। अक्षरों पे जब हम शिरोरेखा के साथ सब वर्ण और अक्षरों को जोड़ देते हैं तब वो शब्द बन जाते हैं। और खूब सारे शब्द जब व्यवस्थित समूह का रूप ले लेते हैं तो वो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर सबसे पहले हम शुरू करेंगे वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ या भाव स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। ठीक है, शब्दों का व्यवस्थित समूह हमने आपको अभी बताया है। ठीक है, कैसे एक निश्चित अर्थ या भाव स्पष्ट करे उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन अपने घर जाता है। ठीक है, मोहन अपने घर जाता है। इसे अच्छे से बताने से पहले हम आपको एक लाइन और है जो बताना चाहेंगे। आप चाहो तो उसे लिख लीजिएगा या ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, वाक्य में शब्दों का निश्चित समूह जो होता है ना, वही वाक्य होता है। यानी शब्दों का निश्चित समूह वाक्य में होना ज़रूरी है। अब निश्चित समूह व्यवस्थित कैसे होगा, है ना, निश्चित समूह व्यवस्थित कैसे होगा। ठीक है, आप लोगों ने शायद हिंदी जब से भी आप लोग पढ़ रहे हो इनके बारे में ज़रूर सुना और देखा होगा। कर्ता, कर्म और क्रिया सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, क्यों नहीं सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया के बारे में। ठीक है, वाक्य पूर्ण कब होता है, जब उसमें इन तीनों का कार्य हो। ठीक है, कर्ता, कर्म और क्रिया ये है इनका एक व्यवस्थित समूह। सबसे पहले वाक्य में आएगा कर्ता, उसके बाद आएगा कर्म और फिर आएगी क्रिया। अंत में क्रिया ही है जो कर्म से जुड़ी होती है। ठीक है, क्या कर रहे हो वो उसके बारे में आपको बताती है। तो वाक्य का व्यवस्थित समूह क्या होगा, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, एक और ज़रूरी बात ये भी याद रखिएगा, ये तीनों हो जब वाक्य में तब तो वो वाक्य पूर्ण है। लेकिन अगर किसी वाक्य में कर्म नहीं हो, हम फिर से बोल देते हैं, अगर किसी वाक्य में कर्म नहीं हो, सिर्फ कर्ता और क्रिया हो तो भी वो वाक्य पूर्ण होता है। ठीक है, कैसे वो बता देते हैं हम आपको। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखिए, कर्ता कौन है इसमें, बच्चे। कर्म क्या कर रहे हैं वो लोग, फुटबॉल खेल रहे हैं। कार्य क्या कर रहे हैं, फुटबॉल, और खेलना क्रिया हो गई। तो क्या हुआ, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है तो ये वाक्य तो पूर्ण हो गया। बिल्कुल सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि इसे वाक्य पूर्ण नहीं बोलेंगे। कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है तब तो ये ठीक है। ठीक है, अब हम एक और वाक्य लिखेंगे, देखते हैं वो सही होगा या नहीं। ठीक है, जैसे हमने ये लिख दिया वापस से एक वाक्य। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। अब आप बताइए क्या ये वाक्य गलत है,
पढ़ के देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। अब इसमें कर्ता क्या है? बच्चे। कर्म क्या खेल रहे हैं? कुछ भी नहीं पता। क्रिकेट खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे, बैडमिंटन खेल रहे, कुछ नहीं बताया उन्होंने, तो इसका मतलब कर्म तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, कर्म है ही नहीं, सीधा खेल रहे हैं, यानी क्रिया दे रखी है। ठीक है, तो कर्ता और क्रिया जब भी किसी वाक्य में हो तो उसे भी हम पूर्ण वाक्य के अंतर्गत ही रखेंगे, वो गलत नहीं होगा। हम फिर से बोल देते हैं, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों हो तब भी वाक्य पूर्ण होता है, और वाक्य में कर्म हो चाहे नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्ता और क्रिया होना बहुत ज़रूरी है, उसी से वाक्य पूर्ण होता है। क्रिया बहुत ज़रूरी होती है। तो बच्चे खेल रहे हैं, ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम वापस परिभाषा पे बात करते हैं। शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ या मतलब भाव को स्पष्ट करे वो वाक्य कहलाता है। अब आप फिर से देखिए, मोहन अपने घर जाता है, एक निश्चित भाव यानी अर्थ बता रहा है कि मोहन नाम का जो लड़का है वो घर जा रहा है, न तो घर से आ रहा है न कहीं, मतलब जाने की ही बात करें, निश्चित है वो अपने घर की तरफ जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। ठीक है, तो कर्ता क्या हो गया? मोहन। कर्म क्या कर रहा है? घर। और क्रिया क्या हो रही? जा रहा है। तो मोहन जो है अपने घर जा रहा है। कर्ता कर्म और क्रिया जब तीनों ही व्यवस्थित समूह में हो और एक निश्चित अर्थ यानी भाव प्रकट कर रहा हो तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले आप वाक्य की परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं वाक्य के अंग जो कि 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहले आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, आशा करेंगे आपको ये वाला सेक्शन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए पहले इसे लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने? वाक्य किसे कहते हैं? व्यवस्थित समूह के बारे में बात कर ली। वाक्य के होते हैं 2 अंग। ठीक है, पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। पहले हम बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब वाक्य में जिसके विषय में आपको पता रखना है कि वाक्य तो हमें दे दिया, पता कैसे चले उद्देश्य क्या है विधेय क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, कौन। ठीक है, रमेश कक्षा में प्रथम आया है। ठीक है, अब जो पहला, वैसे आप लोगों को पता चल जाएगा, हमने कर्ता कर्म और क्रिया के बारे में बता दिया। कर्ता की जगह हमेशा फर्स्ट नंबर पे होती है तो पता चल ही जाता है। ठीक है, नहीं भी चले तो आप कौन लगा के प्रश्न कर लीजिएगा। कौन कक्षा में प्रथम आया है, तो आपका उत्तर आ जाएगा रमेश आया है। अब अगर रमेश आया है तो ये क्या बन गया? कर्ता। यानी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए हमेशा कर्ता के विषय में ही कुछ ना कुछ कहा जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि रमेश नाम का लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया है, तो रमेश क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। वैसे ही घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, दौड़ कौन रहा है? हम, आप नहीं, कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, तो घोड़ा दौड़ रहा है तो वाक्य में जिसके विषय में कहा जा रहा है, यहाँ पे घोड़े के विषय में कहा जा रहा है, तो जिसके विषय में कहा जाए वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर वाक्य में जिसके विषय में, इन दोनों का उत्तर हो गया, इसमें हो गया रमेश और इसमें हो गया घोड़ा। ये दोनों क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। ठीक है, इस वाले सेक्शन को भी आप लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं विधेय के बारे में। ठीक है, उद्देश्य किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं विधेय के बारे में। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय के अंतर्गत आता है। विधेय का मतलब क्या होगा? जब भी कर्ता होगा ना, जो भी आप विधेय उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञात करेंगे उसी से प्रश्न कर लोगे तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा, ना भी मिले तो भी हम आपको एक सबसे आसान तरीका बता देते हैं। ठीक है, उद्देश्य और विधेय के बारे में। जब आप उद्देश्य के बारे में बात करें ना, तब आपको पता है कौन से प्रश्न करने पे पता चल जाता है। हमने देखिए यही उदाहरण वापस लिखा है, रमेश कक्षा में प्रथम आया है। ठीक है, अब आप प्रश्न कीजिए उद्देश्य के विषय में। ठीक है, कक्षा में प्रथम आया कौन है? कौन आया है? रमेश आया है। तो बात किसके बारे में हो रही है? फिर से रमेश के बारे में ही हो रही है। ठीक है, तो जब कर्ता के बारे में ही बात हो रही हो ना, तो उसके पीछे वाला जो भी वाक्य होगा ना वो पूरा का पूरा विधेय के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि विधेय जो है वो उद्देश्य के बारे में हमेशा बात करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वाक्य के उद्देश्य, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, यहाँ पे कक्षा में जो प्रथम आया ना, रमेश आया, उसके बारे में बात हो रही है, तो आप कर्ता को कर दीजिए अलग, और कर्ता जो होगा उसके बाद जो भी लाइन आएगी वो सारी की सारी विधेय के अंतर्गत चली जाएगी। ठीक है, यानी वो उद्देश्य के बारे में ही बात करेगा। जैसे देखिए अगला लिखा है हमने, नाई बाल काटता है। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देखो, बाल काटते हैं, बाल कौन काटता है? नाई काटता है। तो नाई के बारे में ही बात हो रही है ना, तो नाई शब्द को अलग रख दीजिए और बाकी वाले को पूरे को आप क्या कर दीजिए, विधेय के अंतर्गत रख दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य कौन है? नाई, जो कि क्या कर रहा है? बाल काट रहा है ना, तो उसके बारे में हो जाएगा। वैसे इस तरफ सेम है, ठीक है। अगर उद्देश्य आप लोगों ने ज्ञात कर लिया तो पीछे पूरी लाइन जो भी आएगी वो विधेय के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि वो उद्देश्य के बारे में बात कर रही है, खुद के बारे में तो नहीं कर रही ना। तो अब इसमें भी सेम होगा, घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, आपने पकड़ लिया है घोड़ा क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। तो फिर दौड़ रहा है किसके अंतर्गत आ जाएगा? विधेय के अंतर्गत आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात हो गई आज उद्देश्य और विधेय के बारे में, ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया है। कर्ता कर्म और क्रिया में कर्ता और क्रिया दोनों हो तब भी वाक्य पूर्ण होता है और सही लिखा जाता है। और व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य, उदाहरण दे रखा है, और विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। आप प्रयास कीजिएगा, बहुत सारी एक्सरसाइज कीजिएगा, आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये वाला पूरा लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं वाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आप इसे लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं वाक्य के भेदों के बारे में। यहाँ पर हमने वाक्य के भेद दो प्रकार से किए, एक है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। पहले हम बता देते हैं रचना के आधार पर। अभी हमने सिर्फ इनको अलग अलग हिस्सों में जितने भी इनके भेद के उपभेद है उनके बारे में बताया है। विस्तृत तरीके से हम इन्हें बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ इनको आपको बताने के लिए रचना के आधार पर कितने होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। हमने यहाँ मिश्र और मिश्रित दोनों लिखे हैं क्योंकि किताबों में कुछ मिश्र लिखा है और कुछ में मिश्रित, तो वो दोनों सेम ही है, ठीक है। सरल वाक्य के अंतर्गत आता है, किसे कहते हैं सरल वाक्य? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मिश्र और मिश्रित, मिश्र का अर्थ होता है मिला जुला रूप, ठीक है। इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, तो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और तीसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में आता है कि एक या एक से अधिक साधारण वाक्य जो होते हैं, जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, जैसे और ऐसे जुड़े हुए होते हैं, वो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। उसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। इसके 8 उपभेद या और भेदों के भी उपभेद बताए हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर हो जाते हैं 8। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य, ठीक है। विधानवाचक, जिसमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वो विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता हो, वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, यानी निर्देश या कोई आदेश दिया जाता है, वो आज्ञावाचक के अंतर्गत आता है। निषेधवाचक, जिन वाक्यों में किसी कार्य के नहीं होने का भाव प्रकट हो, वो निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। इच्छावाचक वाक्य, वे वाक्य जो इच्छा दर्शाते हैं, किसी कार्य में इच्छा का भाव प्रकट करते हैं, वे इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। वहीं संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का भाव प्रकट हो, वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और संकेतवाचक वाक्य, वे वाक्य जो संकेत का बोध करवाते हो, वो संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और आखिर में है विस्मयादिवाचक वाक्य, वे वाक्य जो घृणा, शोक, विस्मय आदि का भाव प्रकट करते हो, वो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसे लिख लीजिए। चलिए फिर, ये रचना के आधार पर 3 भाग हो गए और अर्थ के आधार पर 8 हो गए। इन्हें हम बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से इसके बाद में ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो के बाद में पहले रचना के आधार पर बताएंगे, फिर अर्थ के आधार पर बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 उद्देश्य और विधेय। उसके बाद हमने बात की वाक्य के भेद, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये 3 प्रकार के और ये 8 प्रकार के, ठीक है। अब इसके बाद इनको विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।